इनके अलावा भी और बहुत कुछ। तो चलिए खत्म करते हैं जिसको शुरू किया था। वेलकम टू किबाकी। और अगर आप लोग ये वीडियो पहले देख रहे हो तो ये मेरा आदि पुरुष सीन बाय सीन ब्रेकडाउन का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो इंटरवल से क्लाइमैक्स तक की है। ये दो वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट है और इन वीडियोस को उसी के हिसाब से देखिए। और मुझे पता है कि ये लंबे वीडियोस हैं, सो आई होप कि आपको थोड़ा वैल्यू मिले अपने टाइम का भी। तो इंटरवल के आगे बात करने से पहले ना, इंटरवल से ठीक पहले एक डायलॉग शॉट है, मतलब जो कट टू कट डायलॉग होता है ना, कि एक बंदा डायलॉग बोलता है तो उसका चेहरा दिखाते हैं, फिर एक बंदा डायलॉग बोलता है तो उसका चेहरा दिखाते हैं। तो बैक टू बैक शॉट्स आते हैं। तो मैंने बस ऐसे देखते देखते मैंने नोटिस किया कि जो राघव है, आप देख सकती हो राघव, बजरंग, देन अगेन राघव। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ राघव और राघव के शॉट को देखें तो बैकग्राउंड, सी का जो हाइट है, पीछे का जो आसमान है, सब कुछ चेंज हो जाता है। जो एक्चुअल प्रोसेस है जो हम लोग भी फॉलो करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रॉ फुटेजेस से हम लोग एडिट कर लेते हैं, क्योंकि एडिटर अलग होता है, वीएफएक्स का जो वेंडर होता है वो अलग होता है। तो एडिटर, इन हाउस एडिटर पहले क्लिप्स को एडिट कर लेता है, क्योंकि तब हमें पता चलेगा ना कि कौन सा क्लिप कितना लंबा आएगा, मतलब प्रॉपर एडिट कर लेता है लेकिन रॉ क्लिप से। फिर वो एडिट देख के हम लोग को पता चलता है कि कितने सारे शॉट्स होंगे, कितने सारे फ्रेम्स के कितने सारे शॉट्स होंगे। और हम लोग ना उन शॉट्स को, जो एक्चुअल शॉट्स है, वो एक एक शॉट के हिसाब से वीएफएक्स वालों को भेजते हैं और वीएफएक्स वाले वहां पे वीएफएक्स करते हैं। फिर एडिटर आके उन क्लिप्स को रिप्लेस करता है। तो क्या होता है कि ये सारी गलतियां नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा हुआ है कि सीक्वेंस के हिसाब से एडिट हुआ है, मतलब जो एडिट था उसके हिसाब से। मे बी जैसे एडिट में ये क्लिप पहले आया तो ये क्लिप किसी वेंडर को गया, ये क्लिप किसी वेंडर को गया, और फिर दोनों में कंटिन्यूटी चेक नहीं हुआ, इसीलिए ये गलती रह गई। और इसके अलावा भी इंटरवल के पहले एक ग्लिच है जो आप लोगों ने कमेंट में बोला था, जो मैंने नहीं दिखा था एक्चुअली, कि ये गाने में देखिए जानकी का रिफ्लेक्शन रह जाता है और जानकी चली जाती है। तो अभी देखिए क्या है ना कि बहुत सारी गलतियां बहुत तरह से होती है और मैं बहुत सारी चीज़ों को डिफेंड करता हूं या फिर एटलीस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं कि क्या सिचुएशन में आर्टिस्ट रहे होंगे, कैसे क्या गलती हो गई होगी। मतलब आई डोंट लाइक टू लुक डाउन अपॉन एनीबडी, बट यहाँ पे ना मुझे समझ में नहीं आया कि ये तो गलती करने के लिए स्किल चाहिए। क्योंकि आप देखिए उन लोगों ने बेसिकली ऊपर के क्लिप को लेके नीचे के क्लिप को रिप्लेस कर दिया। मतलब जो हम लोग करते हैं ना कि क्लासिक शैडो की, ऊपर वाले को ही लेके रोटेट करके फिर नीचे लगा दिया। इन लोगों ने अगर यहाँ पे यही किया है तो ये कैसे हो गया। और ऐसा नहीं है कि फ्रीज फ्रेम हो गया, कि फ्रेम्स रह गए, क्योंकि जो उनका आंचल है वो तो उड़ ही रहा है। तो ये गलती करने के लिए भी स्किल चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो। द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज दैट कि ये टेक और ये टेक दो अलग अलग टेक्स हैं, पर क्यों सेम टेक को यूज करते हैं ना। एनीवे, फाइनली इंटरवल के बाद हमें राम सेतु का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखाया जाता है। एंड आई बिलीव बिकॉज एक पूरा सेतु बनाना वोंट बी इजी, सो आई ऑलवेज इमेजिन दिस प्रोसेस एज अ मैन्युफैक्चरिंग दिस थिंग, मतलब एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे था। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज हमें सिर्फ ऐसा दिखाया जाता है कि पत्थर डाले जाते हैं समंदर में और राम सेतु बन जाता है। बट आई ऑलवेज बिलीव्ड कि दिस इज मोर देन जस्ट पुटिंग रॉक इन द वाटर। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि जो इंजीनियरिंग रहेगा पीछे, मतलब कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन साइट की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, विच इज़ ओके, मतलब जो मेरे इमेजिनेशन से बहुत करीब है। बट एट द सेम टाइम पूरा सीक्वेंस 3D है, मतलब CGI है। और यहाँ पे भी फ्रीज फ्रेम का इशू रहता है। आप देख सकते हो कि फ्रीज फ्रेम्स हैं। ऑब्वियसली मैं इसको VFX नहीं, इसको मैं एडिटिंग की गलती बोलूंगा, क्योंकि ठीक है एक दो फ्रीज फ्रेम है एडिट करते वक्त, उससे एक दो फ्रेम पहले कट करते ना, खत्म। लेकिन पत्थर पानी में गिरने का जो VFX है, जो कट है, जो एडिट है, ये ना थोड़ा वियर्ड हो गया, मतलब इन माय ओपिनियन, ठीक है। क्योंकि देखिए आप ऐसा दिखता है जब पत्थर गिरता है ना। आई होप कि मैं आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा सकूं। क्या है ना कि अगर आप देखोगे ना OTT में ये मूवी, तो गिरने का उठने का एनिमेशन इज गुड, बट यहाँ पे ना स्टॉक फुटेज यूज किया गया है कंपोजिट के ऊपर। ऐसे ये देखिए, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना एक स्टॉक फुटेज ऐसे मास्क करके ऊपर लगा दिया गया। दो शॉट्स है बेसिकली पत्थर गिरने के, दोनों शॉट में ना ऊपर ऐसा किया गया है। दूसरे वाले शॉट में देखिए ये जो फवारा है इसको ऊपर डाला गया है, पर क्यों किया गया आई डोंट नो। नहीं करने से भी चलता, बट किया गया है, मतलब इट लुक्स वियर्ड इन मोशन व्हेन यू सी इट। और इसके बाद आता है विभीषण का राघव के शिविर में आने का जो सीन है, वो वाला सीन आता है।
और मैंने इससे पहले वाले पार्ट में जो बोला था ना कि लास्ट बीच सीन में इतना फ्लैट लाइटिंग हुआ है और उसका जो पूरा कलर पैलेट था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और मैंने ये क्यों बोला था पता है, क्योंकि आप देखिए ये बीच वाला शॉट है जो दिन में है, मतलब भरे दिन में है, और ये रात वाला शॉट है सेम बीच का। आप कलर करेक्शन देख सकते हो, इट लुक्स सेम, दिन का रात का सेम है, मतलब दिन में रोशनी नहीं, रात में अंधेरा नहीं। वो लोग इतना डर गए जब टीजर का क्रिटिसिज्म मिला उन लोग को, वो लोग इतने डर गए कि पूरे चीज को ना एक टोन में कर दिया, कोई डिफरेंस रहा ही नहीं कि डिटेलिंग्स दिखे। मुझे लगता है कि जो 6 महीना उन लोगों ने एक्सटेंड किया था ना, वो 6 महीने में उन लोगों ने यही सब किया, फ्लैट लाइट करके पूरे डिटेल्स को छुपा दिया ताकि डिफरेंस ही पता ना चले। और अब क्या है ना, आफ्टर ऑल इट्स अ मूवी राइट, तो मूवी में राइटिंग भी ऑब्वियसली होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राघव के कैरेक्टर की जो राइटिंग है वो इंटरवल के बाद थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब इंटरवल के बाद ऐसे 2-3 सीन्स है जहाँ पे उनका प्रेजेंस फील होता है कि ओके ही मैटर्स, वो कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ बातें करते हैं कि अच्छा लगता है देख के। तो आई थिंक ये भी वन ऑफ द सीन्स है कि जहाँ पे राघव जो डिसीजन लेते हैं, एंड प्रभास की एक्टिंग एंड ओम रावत की डायरेक्टिंग, जो ओवरऑल फील ऑफ द सीन है वो सही आता है। और ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा श्रेय म्यूज़िक को भी जाता है क्योंकि मूवी का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस सीन में भी म्यूज़िक इज़ द शो स्टीलर। अब ग्लिचेस की बात करें तो देखिए इस पूरे सीन में ना काफ़ी सारे ब्राइट सोर्सेस ऑफ लाइट है, मतलब मशाल को आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे मशाल इस पूरे सीन में यूज़ हुए हैं, विच इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंपोजिशन में ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ कंपोजिट करते हो ना, तो लेंस मतलब आपके कैमरे में अगर कोई भी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की सोर्स आती है ना, तो वो सोर्स एक हेलो क्रिएट करता है। मतलब उसके सामने अगर कोई चीज़ आ जाएगी ना, तो वो लाइट का इन्फ्लुएंस इफ नॉट डायरेक्टली देन थोड़ा हेलो के फॉर्म में आएगा। और ये ना इस सीन में कहीं कहीं किसी जगह में हुआ भी है, मतलब उन लोगों ने सही से किया। बट इस शॉट को देखिए कि यहाँ पे जो बजरंग की जो दुम है वो ऑब्वियसली कंपोजिट है, तो उन लोगों ने लाइट के ऊपर कंपोजिट किया, लेकिन वो हेलो देना रह गया। तो ये ग्लिच अगर मैटर करता है तो मैंने बता दिया, इफ नॉट देन यू डिसाइड। फिर आता है वो फ्लैशबैक वाला सीन, जो फेमस जीसस राम वाला सीन आप लोगों ने देखा होगा मीम में। तो देखिए अभी क्या होता है ना कि मैं बहुत सारे वीडियोस में कंपोजिट के बारे में बात करता हूँ कि कंपोजिट अच्छे से नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, दिस। जिन लोगों को पता है तो उन लोगों को पता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कंपोजिट क्या होता है। पता है, आप इमेजिन कीजिए कि एक सब्जेक्ट है और उसके पीछे आपने कुछ एक बैकग्राउंड लगा दिया। दिस इज द बेसिक ऑफ कंपोजिटिंग। अभी इल्यूजन कब क्रिएट होता है पता है, जब आपने 2 इमेजेस लिया, ठीक है, बैकग्राउंड मतलब एक सब्जेक्ट है उसके पीछे आपने एक बैकग्राउंड को लगाया, बट इट लुक्स लाइक कि वो सब्जेक्ट उसी बैकग्राउंड में उस टाइम एग्जिस्ट करता था, तब जाके ये इल्यूजन क्रिएट होता है। एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ कंपोजिशन। जब आप 2-3 चीज़ों को एक साथ कंपोज करते हो तो द इल्यूजन शुड बी कि वो सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पे मौजूद थी, प्रेजेंट थी। बट इस मूवी में ना किसी भी शॉट में वो इल्यूजन क्रिएट नहीं हुआ और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अभी वो क्यों नहीं हुआ इसको बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों हुआ, पता नहीं यार, प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि कोई भी, आप लंकेश को ले लीजिए, राघव को ले लीजिए, या ये शॉट में कैकेयी को ले लीजिए, दिखने से ना पता चलता है कि कंपोजिट हुआ है। और ये जो कंपोजिशन है ना, ये मूवी हिस्ट्री में, फिल्म मेकिंग हिस्ट्री में कई सारी जगह पे कई सारे अलग अलग टेक्निक से हुए हैं कंपोजिट। एक बहुत इजी टेक्निक मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, मतलब जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप इमेजिन कीजिए आपने हाथों से ऐसे आपको चलाना आता है, ठीक है, और आप ऐसे बस इमेजिन कीजिए कि आपके जो हाथ है, मतलब जो उंगलियां हैं वो रियल ह्यूमन है और उनको फ्लोर पे ऐसे आपने गिराया, ठीक है। एक आंख बंद करके आप देखिए कि उसको फिर वो फ्लोर पे चलाने की कोशिश कीजिए। फिर अगर कोई सामने चीज़ है तो उसको ऐसे उठाइए। सो दिस इज व्हाट कंपोजिटिंग इज। अभी कंपोजिट्स में क्या होता है कि अगर आपके पैर, मतलब कॉन्टैक्ट अगर दिख रहा है तो कॉन्टैक्ट में आपको शैडो वेडो का अच्छे से काम करना पड़ेगा, बट वो नहीं है तब भी कंपोजिटिंग इज बेसिकली टू क्रिएट द इल्यूजन। बट यहाँ पे इस मूवी में ना वो नहीं हुआ है क्रिएट। और एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि ये सीक्वेंस पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, फ्लैशबैक है और फ्लैशबैक का फील लाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है। बट मैं आप लोग को एक टेक्निक बता देता हूँ कि जब भी आप लोग किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करते हो ना, तो यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि डिसैचुरेट कर देंगे, ठीक है, मतलब टेस्टफुली करने की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप एक चीज प्रेजेंट करते हो, डिसैचुरेशन क्या है पता है, इट टेक्स आउट द कलर। मैं फोटोशॉप का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि आप लोग को करना है ग्रेडियंट ओवरले और वहां पे जाके ब्लैक को हल्का सा ब्लूइश कर दीजिए। आप देखिए कि डिसैचुरेट और मैंने जो आपको बताया ग्रेडियंट ओवरले, इन दोनों में ना
एक में टेस्ट है और एक में टेस्ट नहीं है, तो आप भी वो टेक्निक यूज कीजिए। और वही सेम टेक्निक ना इस सीक्वेंस में भी यूज हुआ है, इसीलिए दो इट्स ब्लैक एंड व्हाइट बट इट लुक्स पार्ट ऑफ द मूवी कि अरे कुछ अलग से नहीं आ गया, वो फील होता है। बट इफ यू डू प्योर ब्लैक एंड व्हाइट तो आपको वो शिंडलर्स लिस्ट उसका अलग फील है। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस फिल्म के हिसाब से जो कलराइजेशन है इट वर्क्स, मुझे ऐसा लगता है कि इट वर्क्स। और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बंदा जो है ना ये प्रभास नहीं है, या तो ये रियल प्रभास है, क्योंकि आप देखिए हाथ देखिए बहुत पतले हैं, मतलब जैसा प्रभास का हाथ दिखाया गया है इस मूवी में उसके हिसाब से तो बहुत पतला है। सो आई थिंक फेस रिप्लेसमेंट हुआ है, या फिर अगर ये रियल प्रभास है तो यहाँ पे हाथों का एनहांसमेंट नहीं हुआ है। और आयरनी क्या है पता है, इसके बाद जो सीक्वेंस आता है उस सीक्वेंस में ना आई थिंक इस मूवी का बेस्ट और वर्स्ट कंपोजिट है, क्योंकि उसके बाद आप देखिए ये जो प्रभास का स्टैचू वाला जो सीन है, एक बंदा स्टैचू बना रहा है, दिस सीन लुक्स एंड फील्स गुड, मतलब टेक्सचर एंड ऑल, फिर जो कैमरा मूव 3D मॉडल एंड ऑल एवरीथिंग लुक्स गुड। लेकिन इसके इमीडिएट बाद वो चलने वाला सीन आता है और वहां पे कॉन्टेक्ट इज वेरी पैथेटिक, मतलब बहुत गंदा है, फ्लोर बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है, देन दे आर वॉकिंग, इट जस्ट ब्रेक्स द इल्यूजन। फिर उसके बाद आता है लंकेश और जानकी का मीटिंग वाला सीन। तो ऑब्वियसली देखिए हम लोग आदि पुरुष देख रहे हैं, तो मैंने अभी तक पार्ट 1 में भी और यहाँ पे भी जितने सारे ग्लिचेस के बारे में बोला कि खराब क्रोमा, पुअर कॉन्टेक्ट, वो सब कुछ तो है ही, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ना नैरेटिव मतलब राइटिंग में भी मुझे एक इशू लगा कि जो लंकेश है वो जानकी को धमकी देते हैं कि वो राघव के ऊपर तांडव करेंगे, ठीक है, और धमकी देके ना वो करके भी दिखाते हैं कि कैसे करेंगे, टमट 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 ऐसे। तो ये मुझे थोड़ा सा फनी लगा था। बट यहाँ पे जो लंकेश का जो मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला ट्विस्ट दिखाते हैं कि एक्चुअली ऑल द हेड्स आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, ये मुझे अच्छा लगा। आई बिलीव कि इसको थोड़ा और करना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रावण के जो टॉप फ्लोर वाले हेड्स हैं ना वो थोड़े से लॉजिकल हैं, और जो उनके साथ मतलब बॉटम फ्लोर वाले हैं वो थोड़े से एग्रेसिव हैं, मुझे ऐसे लगे। तो इस चीज को और प्ले ऑफ करना चाहिए था, इज व्हाट आई फील। इसके बाद द एक्चुअल हीरो शॉट ऑफ द मूवी, एंड देखिए ये हीरो शॉट मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि एक्चुअली में दिस शॉट इज गुड। मुझे नहीं पता ट्रेलर में कैसा था, टीजर में कैसा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज द मूवी वी आर वॉचिंग एंड इन दिस मूवी दिस शॉट लुक्स गुड। मतलब वाटर का सिमुलेशन, आप सी को देख लीजिए, शैडोज देख लीजिए, जैसे भी किया उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, इट वर्क्स एंड इट सर्व्स एज द हीरो शॉट। ऑब्वियसली बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो हेल्प्स, और आई विश की पूरी मूवी की क्वालिटी भी ऐसी ही होती। और देखिए मैंने एनिमेशन के बारे में जो एक चीज बोला था कि पैसे बचाने के लिए, बजट को सेव करने के लिए एनिमेशंस में क्या करते हैं कि ऑब्वियसली पहले तो मोशन ब्लर को ऑप्ट आउट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मोर मोशन ब्लर मतलब मोर रेंडरिंग टाइम, और एक चीज करते हैं कि 24 FPS ना करके 20 FPS करते हैं, तो एक जिटरी सा चीज आता है, वो बहुत सारे आपको इंडियन एनिमेशन सीक्वेंसेस में आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे भी मतलब जो लंकेश जो फीड करता है अपने पालतू चमगादड़ को, तो इसमें भी ना ये चीज है, क्योंकि ये इस सीन में आप देखिए सैफ अली खान से ना एक्चुअली में कोई खाना ले रहा है, मतलब वहाँ पे आई थिंक कोई ग्रीन सूट के साथ कोई बंदा रहेगा जो एक्चुअली में इसको खींच के ले रहा है। तो जो मोशन है, जो एनिमेशन है, जो CGI है, जो टेक्सचरिंग ऑन लाइटिंग, मुझे लगता है कि बाकी एवरीथिंग इज वर्किंग, बट ये चमगादड़ के एनिमेशन में ना 20 फ्रेम्स है, मतलब थोड़ा जिटरी लगता है, इसीलिए सो इट टेक्स यू आउट ऑफ द मोमेंट लिटिल बिट। और जब भी हम लोग एनिमेशन VFX की बात करते हैं ना, तो आज से लगभग 10-15 साल पहले जब इंडियन सिनेमा में ऐसे VFX CGI का इंट्रोडक्शन हुआ था, मतलब लोग पहले यूज करने लगे थे, तो उस टाइम पे आप लोगों ने एक चीज मूवीज में देखा होगा कि मतलब एडिटिंग या फिर राइटिंग ऐसे की जाती है कि पता चलता है डायरेक्टर जैसे ऑडियंसेस को ना ऐसे बुला के बोल रहे हैं कि देखो 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 अभी वो मेरा एक VFX का सीन आएगा, मतलब सीन्स को ऐसे प्लान किया जाता है कि जो वो VFX वाला सीन है ना वो थोड़ा अलग से खिल के आता है। तो यहाँ पे भी ना जैसे कि ये गुप्तचर वाले सीन में, तो इस सीन में भी मुझे राइटिंग अच्छी लगी कि जब गुप्तचर आता है तो ऑब्वियसली विभीषण वाज टू आउट ऑफ हिज कैरेक्टर, तो पता चलता है कि वो विभीषण नहीं है करके, बट राघव उनको पकड़ते हैं, उनको बोलते हैं और सजा नहीं देके उनको बोलते हैं कि पूरा सबको मिला के देन वेपनरी भी दिखा के छोड़ के आओ, अंगद को बोलते हैं। तो आई थिंक दिस इज स्ट्रॉन्ग राइटिंग, बट एट द सेम टाइम जब राघव उनका गला पकड़ के उनको ऊपर खींचते हैं ना, तो वहां तक मतलब उस पॉइंट तक आप देखिए कि उस पॉइंट तक क्या है, इट्स अ कट टू कट सीन, मतलब बात करते हैं चेहरा दिखाते हैं, बात करते हैं चेहरा दिखाते हैं, एंड कैमरा इज मोस्टली स्टैटिक, मतलब कैमरे में बहुत ज्यादा कुछ ड्रामेटिक मूव नहीं है तब तक। लेकिन जैसे ही राघव उसको पकड़ के गले से ऊपर उठाते हैं ना, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ना, थोड़ा पुल आउट करके ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखा
दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग से क्रेन शॉट लिया, ऐसे मूविंग क्रेन शॉट लिया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक हल्का सा मॉर्फ है, मतलब क्लासिक मॉर्फ है विद सम VFX एलिमेंट्स, मतलब जो CGI एलिमेंट्स क्लासिक मॉर्फ किया गया है। इट वर्क्स, इट हैपेंड नाइसली, बट इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी विद लाइक ए प्रॉपर क्रेन मूव एंड ऑल एवरीथिंग। उतना करने की शायद जरूरत नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इंडियन मूवीज ही ऐसी करती हैं, बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ स्पेशल सीन होते हैं जो वो लोग चाहते हैं कि ऑडियंस ध्यान से देखे। अभी बात यहाँ पे ये है कि जब वो चीज़ बहुत अच्छे से होती है और आप ऑडियंसेस को दिखा रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन जब अच्छे से नहीं हुआ है तब ये करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन जो सबसे खराब चीज़ मुझे लगी ना, वो ये है कि ये अंगद वाला सीन, कि अंगद जब गुप्तचर को छोड़ने जाते हैं, तो देखिए मैंने पार्ट 1 में एक गलती कर दी थी कि मैंने वो दुम से जो सिंहासन बनाने वाला चीज़ मैंने बोला था कि हनुमान जी ने किया था, वो एक्चुअली हनुमान जी ने नहीं, अंगद ने ही किया था। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन अंगद ने एक और चीज़ भी की थी कि उन्होंने जो वो ललकारा था कि कोई मेरे पैर को उठा के दिखाओ, वो बहुत एक आइकॉनिक सीन है। और मुझे लगता है कि अंगद को दिखाने के लिए, मतलब अंगद के सीन में उस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वरना अंगद का कैरेक्टर है ही नहीं। लेकिन अंगद को इम्पोर्टेंट दिखाया गया बाद में, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस कभी एस्टेब्लिश नहीं किया गया। ऑब्वियसली यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं अंगद के, वो थोड़े एटीट्यूड वाले हैं। मतलब अंगद से रावण को आके बोलते हैं कि तेरे 20 कान है ना, 20 इधर घुमा और ध्यान से सुन, वो सब कुछ है। लेकिन वो पैर वाला सीक्वेंस आई फील ऐड करना चाहिए था, तो बहुत अच्छा हो जाता। और पार्ट 1 में मैंने फैंटम एनिमेशन के बारे में बात किया था कि क्या होता है कि जब आप 3D मॉडल बनाते हो, उनको रिग करते हो, एनिमेट करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि एनिमेशन और रिगिंग कभी कभी सही नहीं बैठता है। तो आप एनिमेशन सही करते हो, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी फ्रेम में ना आपका मॉडल अचानक से गड़बड़ी करने लग जाता है एनिमेशन में। उसको बोलते हैं फैंटम एनिमेशन। उसको फिर बाद में मैन्युअली जाके ठीक करना होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, जब अंगद बात कर रहे हैं ना, अंगद की आंखें अचानक से मुड़ जाती है ऐसे करके, तो ये भी फैंटम एनिमेशन है, मतलब अनट्रीटेड फैंटम एनिमेशन। थोड़ा पता नहीं, ऐसा लगता है कि अजीब से क्या हो गया उसके आंखों को। और इसके बाद फाइनली बैटल शुरू होता है, लाइक बैटल डे 1। मैंने पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में अभी तक जितने सारे ग्लिचेस के बारे में बोली हैं बार बार, वो सारे ग्लिचेस यहाँ से लेके मूवी के क्लाइमेक्स तक हैं, हर शॉट में है ऑलमोस्ट, कि खराब CGI, खराब क्रोमा, फ्रेम फ्रीज, दिस एंड दैट, वो सब कुछ है। मतलब हम लोग अगर ढूंढने लग जाएंगे तो मुझे ऐसे 10 वीडियोस चाहिए होंगे पूरा पॉइंट आउट करने के लिए। तो मैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाऊंगा, जो मुझे लगा कि बोलना चाहिए वही मैं बोलूँगा। बट जो अनफॉरगिवेबल है वो ये है कि देखिए, यहाँ पे राघव की जो तीर है वो VFX है। क्यों ही ओवर कॉम्प्लिकेट करना, मतलब, और दिखने में अच्छा भी नहीं है। और वो लोग स्लोमो में दिखाते हैं। आप देखिए, ये स्लोमो मैंने नहीं किया, वो लोग खुद से स्लोमो करके दिखाते हैं कि देखो कितना खराब है हम लोग का VFX, हम लोग का CGI। और यहाँ से लेके मूवी के ख़त्म होने तक राइटर्स ने ऐसे सोचना छोड़ दिया, ठीक है, कि अभी से क्या सोचना, ये तो रामायण है, सबको सब कुछ पता ही है। यहाँ से मतलब कुछ भी होने लगता है मूवी में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि क्या कुछ भी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब देयर वाज नो इंटेंशन टू टेल ए स्टोरी। बस ये टिक मार्क से, ये चेक बॉक्स से इनको टिक करना है, खत्म करना है, बस वैसा लगा मुझे यहाँ से एंड तक की राइटिंग। बट अगर हम लोग स्पेसिफिक्स की बात करें तो जैसे ये भागने वाला सीन, ऐसा मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसे हर्ड या ऐसे भागते हैं ना, तो आपने देखा होगा मूवीज में, बहुत सारे मूवीज में थोड़ा सा हल्का सा कैमरा शेक यूज करते हैं। मतलब एवरीबडी नोज के ऑडियंस को पता है कि ये एक फेक कैमरा है, ये ऐसे नहीं होगा मूव, बट फिर भी एक थोड़ा सा रियलिज्म आता है जो ऐड करता है सीन में। यहाँ पे जो ये ड्रोन्स आई व्यू दिया गया है, इट डजंट वर्क इन अ बैटल सीन आई फील। और इसके बाद जो होता है, लाइक लिटरली ये तो अनबिलीवेबल था। मतलब मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। अभी देखिए क्या होता है पता है, 2012 में एवेंजर्स आई थी, राइट, और एवेंजर्स 2012 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। 1.5 बिलियन डॉलर्स कमाए उस मूवी ने। वो मूवी आज भी दुनिया की 9th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। और मूवी पैसा कब कमाती है? जब लोग मूवी को देखते हैं। इतने सारे लोगों ने एवेंजर्स देखा, इतने सारे लोगों ने इस सीन को देखा एवेंजर्स में। यहाँ पे उन लोगों ने इस सीन को डायरेक्ट रिप ऑफ किया, डायरेक्ट। मतलब देखिए, मैंने बहुत बार बोला है कि इंस्पिरेशन लो, फिर अपने आप से करो, ये करो वो करो। मैंने बहुत बार डिफाइन करने की कोशिश की है, डिफाइन करने की भी कोशिश की है कि क्या इंस्पिरेशन होता है, क्या कॉपी होता है। ये कॉपी है, क्योंकि जो रोर है, हल्का जो रोर है, वो सुग्रीव करते हैं एंड देन द कैमरा मूव, और वो भी अच्छे से नहीं हो पाया। आप देखिए यहाँ पे शेष का जो ये टेक देखिए, आई कैन गारंटी हूँ कि जब कैमरा घूम रहा था ना, तो एक के बाद एक टेक लिए जा रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि टेक्स बिटवीन में कैमरे को बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि छोटा एक्शन होता है तो डायरेक्टर एक्शन कट अगेन कट ऐसा करके वो खत्म करते हैं। यहाँ पे देखिए
जो शेष है उनका देखिए, उनका हाथ ऊपर था, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये डेफिनेटली ऐसा है कि कट, फिर से ओके एक्शन, पूरा एग्जैक्टली वो हुआ है। एंड दिस इज शेम। मतलब अभी देखिए, मैं हमेशा आर्टिस्ट के बारे में सोचता हूँ, उनको रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, जितना हो सके अपलिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इफ़ आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस टीम, मतलब अगर मैंने ये सब कुछ किया है, देन आई डिजर्व सम क्रिटिसिज्म। और यहाँ पे भी मुझे अपलिफ्ट करने का कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। दिस इज डन वेरी बैडली, वेरी पुअरली एंड वेरी चीपली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इंद्रजीत के बारे में बात की ही नहीं। अब ये कैरेक्टर ना मेरा सबसे हेटेड कैरेक्टर है ऑफ द मूवी। पता नहीं क्यों, वो दिख के अजीब सा लगता है। मैं वत्सल सेठ का जस्ट मोहब्बत देखता था बचपन में। ही इज अ क्यूट गाय। उनको नहीं लगा यार, रावण का बेटा तो मुझे लगा नहीं वो। एंड अगर मुझे बात करनी होगी तो ऑब्वियसली फिर से बैड क्रोमा। एनीवे, तो शेषनाग लंबा हो गया वाला डायलॉग आता है। शेष लक्ष्मण जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। फिर रात होती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि संजीवनी की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए, मैंने ना इस सीन को लेके, मतलब जब बजरंग पहुंचते हैं वहाँ पे पर्वत में, तो इस सीन को लेके मैंने बहुत क्रिटिसिज्म देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट द रीज़न एंड ऑल एवरीथिंग। मतलब क्यों बजरंग पहाड़ को उठा के लाते हैं। तो अभी देखिए क्या है ना कि ये सरफेस लेवल का हेट है, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि जितने सारे यूट्यूबर्स ने इस सीन को हेट दिया, वो सारे यूट्यूबर्स ना जो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो एक्चुअल एनिमे था, जापानीज और इंडियन कोलैबोरेशन में बना था, उस एनिमे को भी वही सारे यूट्यूबर्स प्रेस करते हैं। और अगर आप लोग उस मूवी को देखोगे ना, लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, वहाँ पे भी हनुमान जिस रीज़न से लाते हैं पर्वत को, वो रीज़न यही होता है कि संजीवनी की ज़रूरत पड़ेगी, लेके जाना अच्छा होगा। परंतु इतनी सी मुट्ठी भर बूटियां तो पूरी पड़ने वाली नहीं सब घायलों के लिए। हनुमान जी का वहाँ पे भी वही रीज़न होता है। देखिए, रीज़न इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। जब दारा सिंह जी ने हनुमान प्ले किया था तो उनका हनुमान थोड़ा नाइव था, थोड़ा इनोसेंट था, वैसे लिखा गया था उनके हनुमान जी के कैरेक्टर को, और उन्होंने वैसे निभाया। तो जब एक कैरेक्टर लिखते हो ना, तो कैरेक्टर के सर्कमस्टेंसेस भी वैसे लिखना पड़ता है, राइट। कि एक अगर नाइव कैरेक्टर है तो वो बातें भी नाइव करेगा, काम भी नाइव ही करेगा, उसका डिसीजंस नाइव होंगे। तो दारा सिंह वाला जो हनुमान जी थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो जाके ऐसा दिखाते हैं कि अरे मुझे नहीं पता कौन सा वाला संजीवनी है, बेटर आई गेट द होल पर्वत। कि ही सो स्ट्रॉन्ग कि ही टेक्स दैट चॉइस कि उनको पूरा पर्वत लेके आना है। जो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम वाले हनुमान जी थे वो भी क्यूट थे, वो भी नाइव थे, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा रीजनेबल थे। मतलब उनसे बात करके लगता है कि उनको थोड़ा होल्ड ऑफ रियलिटी है। बट यहाँ पे जो अपना जो बजरंग है, ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइव। आपने देखा होगा मूवी में वो बच्चे की तरह रहता है, और मूवी में जो संजीवनी का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो भी इतना वेग दिया जाता है। सो आई थॉट कि यहाँ पे वो डिसीजन अच्छा सूट करता है कि अरे यार पता नहीं कौन सा वाली संजीवनी है, मैं पूरा पर्वत ही लेके जाता हूँ। लेकिन अचानक से राइटर्स ने क्या किया, यहाँ पे वो मैच्योर चॉइस दे दिया कि अरे संजीवनी की तो ज़रूरत पड़ेगी, मैं पूरा पर्वत ही लेके जाता हूँ। तो ये जो है ना, ये राइटिंग की प्रॉब्लम है, डायलॉग या फिर सर्कमस्टेंसेस का इशू नहीं है, राइटिंग का इशू है। आई फील वही बात है कि मैंने नोटिस किया तो मैंने बोल दिया। लेकिन पहाड़ टूटने का जो CGI है, मतलब पहाड़ तोड़ के लाने का जो CGI है, वो बहुत अच्छा है। मुझे कोई भी ऐसा फ्लॉ दिखा नहीं। बट द सैड पार्ट इज ना कि दीज आर आर इमेजेस, राइट। मतलब ये सारे विजुअलाइजेशंस हमारे हैं, मतलब पहले हम लोगों ने किया था। बट सैड पार्ट इज कि जो हॉलीवुड है ये सारे सीन्स को बेटर वे में पहले कर चुके हैं। तो अभी जब हम लोग करते हैं ना, तो थोड़ा कंपैरिजन आ जाता है। इसका कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे खराब या अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा मुझे लगता है। और फिर आता है वो एनाकोंडा मसाज। अब इसको भी, इस पार्ट को भी बहुत हेट मिला कि अरे ये क्या है, क्या दिखा दिया, दिस एंड दैट। बट मुझे लगता है कि इट्स ओके, चलता है। मतलब कि मे बी ये रावण से लेता होगा एनाकोंडा मसाज, इतना स्ट्रॉन्ग है, हो भी सकता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बी फ्रैंक, अगर आप ऐसे दूर से ये वाला जो शॉट है इसको देखोगे तो इट लुक्स रियल ऑल्सो, कन्विंसिंग ऑल्सो। मैंने निट पिकिंग किया, बहुत देखा, मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं। तो आई फील दिस वर्क्स। थोड़े कॉन्टेक्स्ट में इशू है, मतलब शेडोज एंड ऑल एवरीथिंग का थोड़ा इशू है, बट डिसमिस करने लायक नहीं है। और पहले वाले पार्ट में मैंने बोला था कि सुग्रीव का एनिमेशन बहुत अच्छा हुआ है व्हेनेवर ही इज विथ राघव। बट यहाँ पे देखिए फिर से कॉन्टेक्ट ग्लिच, मतलब ठीक होते होते फिर खराब हो जाता है। और फिर फुल ब्लोन बैटल शुरू होता है। और यहाँ पे मतलब इस बैटल में ही मैंने नोटिस किया कि जो टीज़र में जो वो रोर वाला सीन था जो उन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स से उठाया था, टीज़र में वो अच्छा नहीं था, ट्रेलर में भी अच्छा नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन मूवी में उन लोगों ने उस सीन को इम्प्रूव किया है थोड़ा सा। ये मैंने थिएटर में नोटिस नहीं किया था, लेकिन OTT में मुझे वो लगा कि दिखा कि उन लोगों ने थोड़ा इम्प्रूव किया है। और फिर जो विभीषण का समंदर से आना, ठीक है, यहाँ पे रिवील होता है कि जो शेष हैं वो भी उन्हीं के साथ है। मतलब एक काला ड्रेस पहन के शेष एंड अदर वानर्स है। लेकिन जब ऐसे शेष
वो उठाते हैं ना अपना मास्क उठाते हैं, सी देयर सम प्रॉब्लम हियर, मतलब पता नहीं क्या है, बट ही डजंट लुक लाइक सनी सिंह। जब मैंने थिएटर में पहली बार देखा था ना तो मुझे लगा था कि ये कौन सा नया कैरेक्टर आ गया, फिर बाद में पता चला कि ओके शेष है। OTT में जब मैंने देखा तब मैंने रियलाइज किया, बट ही लुक्स सो डिफरेंट एंड सो वियर्ड। फिर अभी इसके बाद थोड़ा मैं ज्ञान दूंगा आप लोग को। अभी जैसे इसके बाद मतलब क्या होता है कि सुग्रीव आते हैं और सुग्रीव एक दरवाज़ा खोलते हैं कि जो पूरा प्रेशर लगा के जो खोलते हैं ना कि अपने पूरे ताकत के साथ, और जैसे ही कोई भी इंसान ऐसे ताकत लगाता है तो उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, उनके मसल्स कांपने लगते हैं, राइट, जो बेसिकली मेरी हालत है अभी जिम में। तो यहाँ पे भी ये एनिमेशन जो है सुग्रीव का के जो ऐसे मसल मूवमेंट्स हैं ये बहुत अच्छे से हुआ है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मूवी आई थी इनक्रेडिबल हल्क, द इनक्रेडिबल हल्क 2008 में जो आई थी, वहाँ के मतलब उस मूवी के क्लाइमैक्स में जब एबोमिनेशन और हल्क फाइट करते हैं तो वहाँ पे भी ताकत इतनी लगती है कि बहुत सारे सीन्स में ना ऐसे हल्क ऋतिक रोशन बन जाता है। और उस टाइम पे मतलब 2008 की टेक्नोलॉजी में ना ये एनिमेशन करना वाज वेरी डिफिकल्ट, इसका कोई प्रोविजन था नहीं। तो जो एनिमेटर्स थे उन लोगों ने इस चीज़ को मैन्युअली किया था, मतलब फ्रेम स्किप कर करके उन्होंने इस जो वाइब्रेशन है पूरा ये इसको मैन्युअली लाए थे उन लोगों ने। और ये मैंने डिजिट मैगजीन में पढ़ा था, उस टाइम पे मैं डिजिट पढ़ता था। और ये जो मसल सिमुलेशन है, जो वाइब्रेशन का जो मसल सिमुलेशन है वो इंट्रोड्यूस हुआ 2012 में अमेजिंग स्पाइडरमैन। वहाँ पे जो लिजर्ड का जो मसल सिमुलेशन था, लिजर्ड का जो एनिमेशन था, उसमें दे हैव क्रैक्ड इट और वो टेक्नोलॉजी आ गया था कि वहाँ पे सिमुलेट कर सकते थे वो मसल्स को वैसे। तो जो भी है यहाँ पे वो चीज़ अच्छे से हुआ है सुग्रीव के मसल्स में, इट लुक्स गुड। और देखिए मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत बार मतलब कंपोजिशन का जो एक मेजर चैलेंज मैंने बोला है कि ब्लैक लेवल्स मैच नहीं होते। ये कॉरिडोर क्यू वालों ने भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि ब्लैक लेवल्स मैच नहीं होते। तो इस मूवी में आदिपुरुष में मुझे अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं दिखा था, मतलब इतना स्ट्राइकिंगली नहीं दिखा था, कहीं कहीं पे है बट वो फॉरगिवेबल है, मतलब ठीक है। लेकिन ये तो आदिपुरुष है ना, इन लोगों ने जैसे ऐसे एक चेकलिस्ट बना के रखा हुआ था कि ये गलतियां हमें करनी है। बजरंग और कुंभकर्ण का जो फाइट है यहाँ पे वो है, मतलब ब्लैक लेवल्स का प्रॉब्लम है, बहुत जारिंगली है। और यहाँ पे देखिए जो रोटोस्कोपी है, दिस इज लिटरली मीम लेवल रोटोस्कोपी, बहुत गंदा। और फिर आता है इंद्रजीत को मारने वाला सीन। यार इंद्रजीत के बारे में नहीं करना है यार बात, क्या ही बात करूँ। आप देखिए ना पानी के अंदर इन लोगों को पसीना आ रहा है, तो मैं क्या बात करूँ अभी, इस सीन को मैं स्किप करूंगा, नहीं करना है मुझे बात। और फिर प्रभास का चेहरा, जैसे मैंने पार्ट 1 में भी बोला था चेहरे में प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत वियर्डली प्रॉब्लम को फिक्स किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो लाइट एंड शेडो, यहाँ पे क्या करने की कोशिश की गई है पता है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, कि बेसिकली क्या होता है ना कि सपोज आपके पास एक फ्लैट इमेज है, ठीक है, आपने फ्लैट लाइटिंग में शूट किया, बट जब आपने कंपोजिट किया तो आपको दिखा कि ओके फ्लैट लाइट से तो मैंने शूट किया लेकिन वहाँ पे एक लाइट सोर्स है, तो अभी आपको वो लाइट सोर्स के साथ मैच करके यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने का प्रोसेस क्या है पता है, जो आपका फ्लैट लाइट वाला इमेज है ना, आप उसका एक दूसरा लेयर लेते हो, ठीक है, उस लेयर को डार्कन करते हो, ठीक है, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के उस लेयर को डार्कन करते हो, उस लेयर को फिर से अपने ओरिजिनल लेयर के ऊपर लाते हो और जिस साइड में लाइट आना चाहिए उस साइड को मास्किंग करके निकाल देते हो आप। देन दिस इफेक्ट हैपेंस कि आपको थोड़ा नेचुरल लाइटिंग मिलता है। और यहाँ पे ना प्रभास के फेस में लिटरली वही टेक्निक यूज हुआ है, यू कैन क्लियरली सी अ डिवाइड। और बाय द वे अभी तक ना मतलब मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में भी बोला था कि मैंने 6 पेजेस का स्क्रिप्ट लिखा था और यहाँ तक 6 पेजेस खत्म हो चुके हैं। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बोला 6 पेजेस खत्म, अब से 7वां पेज शुरू होगा। आप सोचिए कितना लंबा स्क्रिप्ट बना है इस वीडियो का। खत्म करते हैं यार, बैटरी भी मरने वाली है मेरी। चलिए लंकेश को लाते हैं फील्ड में। और देखिए जब फाइनली लंकेश फील्ड में आ रहे होते हैं, मतलब बैटल में आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है। वो पार होते हैं एंड शूर्पणखा ट्राइज टू डू द तिलक ऑन हिम, की जो वॉर बैटल वाला होता है, तो वो उसको नहीं लेते और वो सिर्फ सर पे हाथ रख के चले जाते हैं। लेकिन सर पे हाथ रखने वाला चीज़ देखिए, क्योंकि सैफ अली खान का जो लंकेश का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा दिखाया गया है नॉर्मल ह्यूमन बींग से। और यहाँ पे ना वो प्रोपोर्शन ऐसा लगता है कि सैफ अली खान इज़ बिगर देन दिस एक्टर, बट यहाँ पे जो वो सर पे हाथ रखते हैं ना, दिस इज़ अ रियल हैंड। ये पता नहीं उन लोगों ने कैसे किया, बट जो भी क्या अच्छा किया, क्योंकि इसके ठीक नेक्स्ट शॉट में आप देखिए दिस इज़ अ कंपोजिट हैंड एंड यहाँ पे वो अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले वाले शॉट में यहाँ पे ये बहुत अच्छे से हुआ। मतलब आई हैव टू गिव इट टू देम कि बहुत अच्छे से किया ये। और अब इसके बाद ना स्क्रीन प्ले में एक इशू है, मतलब ये सेम इशू 2 बार है, मैं आपको लोग को बताऊंगा अभी, कि वो जो चमगादड़ है वो आता है एंड जो अपने बजरंग है वो चमगादड़ को मार देते हैं, ठीक है। चमगादड़ के डेथ के बाद ना फिर से चमगादड़ आता है, तो
ऐसे कंफ्यूजन लगता है कि यार क्या हो गया, मतलब कुछ गलत हो गया क्या। बट देन इट इज रिवील कि वो जो दूसरा वाला चमगादड़ है दैट इज एक्चुअली लंकेश। बट वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक को मारा फिर से आ गया है, मतलब वो वाली फीलिंग आती है। फिर जो मैंने बोला स्क्रीन प्ले की गलती कि एक चीज हुआ फिर से वही चीज हुआ कि अभी आप देखिए लंकेश ने एक त्रिशूल से 2 त्रिशूल किया, इमीडिएटली नेक्स्ट शॉट में फिर से वो वही करते हैं, एक त्रिशूल से 2 त्रिशूल करते हैं लेकिन विद VFX। तो ये भी थोड़ा अजीब लगता है कि क्यों हुआ, मतलब 1 से 2 फिर से 1 फिर से 2, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। आई होप कि मैं आप लोग को विथ वीडियो दिखा पा रहा हूँ, शायद नहीं दिखा पाऊंगा बट आप लोग देखिए OTT में देखिए तब आप लोग को मालूम चलेगा। फिर आता है लंकेश का फाइनल बॉस फॉर्म। अभी ये ना काफी ब्राइट है, मतलब अगर मैं सच बताऊं तो मूवी में ना यही एक शॉट है आई थिंक जो मुझे क्लियरली दिखा था कि इतना ब्राइट हो रहा था कि मेरे 3D ग्लासेस के थ्रू, डार्क स्क्रीन के थ्रू मुझे अच्छे से दिखने में अच्छा लगता है। इट्स नॉट दैट बैड, मतलब अभी तक मूवी में हम लोगों ने जितना कुछ देखा उतना बुरा नहीं है, लेकिन लॉजिकली ना ये मेक सेंस नहीं करता। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि राघव तीर चलाते हैं, ऑब्वियसली वही होता है, वही होना था, बट नाभि में क्यों? नाभि का जो रहस्य होता है, जो एक्चुअली सीक्रेट होता है, ये विभीषण राघव को बताना, राम को बताते हैं कि उनके नाभि में आपको अटैक करना पड़ेगा तभी हिल डाई। बट यहाँ पे तो विभीषण ने कुछ नहीं बोला, तो उनको कैसे पता चला कि नाभि में ही करना है? कोई एक्सप्लेनेशन मूवी में तो दिया नहीं था। अभी हमको पता है इसलिए पता है, लेकिन मूवी तो एक सबके लिए बनती है ना कि किसी को अगर कहानी पता नहीं होगी, अगर कोई US का बंदा जिसको रामायण नहीं पता अगर वो देख रहा है ये मूवी, तो उसको ये लॉजिक समझ में नहीं आएगी कि क्या हुआ। एंड जो एक्चुअल वरदान होता है कि जो ब्रह्मदेव जो वरदान देते हैं, ये बेसिकली वो HR नेगोशिएशन होता है कि HR जैसे बोलता है ना कि आपको 7 दिन की छुट्टी चाहिए, तो HR बोलेगा नहीं 7 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, 1 दिन तो काम करना पड़ेगा, कौन से दिन करोगे आप डिसाइड करो। ब्रह्मा जी ने भी वही किया था कि रावण ने बोला था कि मुझे ऐसे इमॉर्टलिटी चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि नहीं मिलेगा, किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा तुम्हारा वीकनेस। तो जो रावण था वो इतना घमंडी था, उसको इतना वो था, ईगो था कि उन्होंने बोला था कि ठीक है आप ऐसा काम करो कि मुझे सिर्फ इंसान मतलब मनुष्य मार सकते हैं, बाकी कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उनको लगा था कि एक मनुष्य क्या ही कर लेगा मतलब उनके हिसाब से। तो वो एक्चुअल में वरदान था और वो वीकनेस था, इसीलिए भगवान राम मार पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इट डजंट मेक सेंस कि ज़मीन पे नहीं, आसमान पे नहीं, अरे वो तो ज़मीन पे ही है ना, नहीं मेक सेंस करता है। मतलब ये बस दिखाने, मतलब ऐसा होता है तो ये हो गया, कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ का। फिर वो रावण दहन वाली व्यू का रिक्रिएशन लुक्स गुड, बहुत VFX है भी, पता चलता है कंपोजिट है दिस एंड दैट। आई स्टिल बिलीव कि रावण में इस सीन को ज़्यादा बेटर वे में किया गया था, बट यहाँ पे भी ओके है, मतलब ठीक है। और हमें फाइनली दिखता है ये स्लाइड जो एक्चुअली में होना चाहिए था। ये एक ज़माने में ना हॉस्टल्स में ऐसे टॉर्चर करने के लिए RGB की आग दिखाई जाती थी। आई थिंक उसको थोड़ा अपडेट करने का टाइम आ गया है। अभी आप लोग को ओम रावत की आदिपुरुष दिखाइए। इस वजह से टॉर्चर, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अगर आप लोग को डिसलाइक करके जाना है ना तो डिसलाइक करके जाइए, लेकिन उसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत की मैंने इस वीडियो में, लिटरली मतलब ऐसे क्या ही बताऊँ। और पता नहीं अभी रिकॉर्ड तो कर लिया, अभी इसको एडिट करना होगा और ब्लॉक होने से बचाने के लिए पता नहीं मुझे कितनी बार एडिट करना पड़ेगा। फिर देखते हैं यार, मैं करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।